हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें खंड का में आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी खंड का के क्वेश्चन सारे थे वो हमने लास्ट पार्ट में बना दिए, तो आप उसे देख सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आपको 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तीन करने होंगे और 25 से 30 मार्क शब्दों में आपको आंसर करना है। तो पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू बहुत सुशील थी, बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी लड़की थी। वह उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि अब तो उनका बेटा भी मर गया, तो अब वो अकेले कैसे रहेंगे। उनकी चिंता, उनकी दवाई, हर चीज़ का ख्याल कौन रखेगा, उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, अगर वह बीमार पड़ गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए वह अपना पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत करना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। यानी लखनवी अंदाज ही क्यों लगाया चैप्टर का नाम, और कुछ भी तो रख सकते थे। तो इसका आंसर आप देखेंगे, लखनवी अंदाज पाठ में एक नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने के बेहद नज़ाकत भरे अंदाज का लेखक ने अत्यंत रोचक शैली में वर्णन किया है। लखनवी नवाब खीरों को खाए बिना उन्हें केवल सूंघकर ही तृप्त हो जाते हैं। इसी दिखावे को अपनी शान समझते हैं। पाठ का जो व्यंग्यात्मक यानी एकदम मजाक बनाया गया, उसी बनावटी जीवन शैली पर आधारित है, अतः सार्थक है। बिस्मिल्लाह खान जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते हैं और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। तो बिस्मिल्लाह खान जीवन भर ईश्वर से अच्छा सुर मांगते रहे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पहचान, उनका सम्मान शहनाई के सुर में ही है। यदि एक सुर फट गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। इससे अपने कार्य के प्रति श्रद्धा व आस्था दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4th पार्ट है, बार बार सोचते क्या होगा कौम का जो अपने देश की खातिर ही गृहस्थी जीवनी जवानी जिंदगी का सब पर हंसती है, वह अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो पान वाले द्वारा जो कैप्टन का मजाक उड़ाया गया ना, हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग कितने महान होते हैं और लोग निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, और स्वार्थी और लालची जाति के लोग उनके ऐसे देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। हालदार साहब को ये आहत करा जो अपने देश के खातिर अपना स्वयं न्यौछावर करते हैं। उनके स्वार्थी लोग जलते हैं, जाति के लोग करते हैं, और इससे देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं। तो इसका अर्थ ये होगा। 12th क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि राम स्वभाव से बहुत शांत थे, धैर्यशील थे, विनम्र थे क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, और राम निडर थे। वह गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करना और कर्तव्य समझते थे। पर जो लक्ष्मण जी थे वो थोड़े उग्र स्वभाव के, यानी वो जवाब देने वाले थे। वह व्यंग्य में भी बहुत निपुण थे, यानी वो मजाक करने में भी बहुत अच्छे थे। और परशुराम जी के क्रोध पर उन्होंने लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन अग्नि में जो आहुति के समान वचन शीतल जल के समान प्रतीत होते हैं। यानी राम के तो वचन एकदम शीतल जल यानी आग में पानी डालना जैसा हो गया, बट जो लक्ष्मण जी के शब्द थे वो आग में घी डालने जैसा काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, लिखिए। तो निराला जी उत्साह कविता में एक आह्वान गीत है, यानी बुलाने, हम बादलों को बुला रहे हैं, जिसमें कवि क्रांति की उपेक्षा करते हुए बादलों से गरजने के लिए फुहार करते हैं। यानी बरसने के लिए नहीं, गरजने, पहले गरजोगे तभी बरसोगे। यानी व्यक्ति के मन में कोमल भावनाओं का संचार करती है। यानी वो ये करना चाहते हैं कि वो बुलाना चाहते हैं, लोगों के अंदर क्रांति जगाना चाहते हैं। ऐसे भावों से कवि का उद्देश्य पूरा बादलों से गरजने के लिए कहता है, जिससे उदासीन जो लोग उदास हैं, जिनके अब कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, उनके मन में भी उत्साह का संचार हो सके। नेक्स्ट है, क्या वास्तव में उद्भव बड़भागी है। तो हमारे विचारों से उद्भव जो है वास्तव में ही बड़भागी, यानी उन्हें कृष्ण गोपियों से सानिध्य में रहने का अवसर मिला। जिस प्रकार मीराबाई आदि कृष्ण की भक्ति में लीन होकर धन्य हो गए, वह आज भी अमर है। उद्भव भी गोपियाँ कृष्ण के कारण आज भी लोगों के बीच अमर है। अतः उद्भव को वास्तव में हम सौभाग्यशाली यानी बड़भागी कह सकते हैं। फिर घा वाला प्रश्न है आपका,
कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। वह आवश्यक तत्व कौन कौन से? तो वो आवश्यक तत्व हैं खनिज, लवण, पानी, उर्वरक शक्ति युक्त मिट्टी, सूर्य की ऊष्मा, वायु, मानव का परिश्रम, ये सारे फसल उपजाने की महिमा का वर्णन किया गया है। अब 13 जो क्वेश्चन है वो आपकी दूसरी बुक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है, लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने भी अभी तक सैम्पल पेपर बनाए सब में यही क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है। तो भोलानाथ की खेल और खेलने की सामग्री के आजकल की खेल खेलने की सामग्री से बहुत सारा अंतर है। वह बाहर खेलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी आज़ादी थी। बच्चे बाहर और घर में पड़ी अनुपयोगी, यानी जो चीज़ें घर में यूज़ नहीं होती ना, उन्हें खेल सामग्री बना के खेलते थे। वो धूल मिट्टी खेल कर अब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे। पर आज की खेल सामग्री बाज़ार से खरीदी जाती है। धूल मिट्टी तो बिल्कुल नहीं छुई जाती और बच्चे घर में ही अत्यधिक महंगे स्वचालित एकदम साफ़ सुथरे खिलौने यूज़ करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने आलसी प्रकृति के कृतिकार के विषय में क्या कहा है? तो लेखक ने कहा है कि ऐसा कृतिकार बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाता। वह उसे केवल एक सहायक यंत्र लाता है के लिए यूज़ करता है, जिससे उसका संबंध भौतिक यथार्थ के साथ बना रहे। इस सब से उनकी भीतर की व्यवस्था प्रकट होती है और यह कुछ की भावना, जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक अलार्म न बज जाए। तीसरा प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा व्यक्ति से किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे? तो देख सकते हैं, वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, नगरों और फैक्ट्रियों में कचरा फैलाया जा रहा है, प्रदूषित कर रहे हैं, सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिससे जो मौसम चक्र वगैरह है वो सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमें अनेक प्रकार से सहयोग देना है। हरे भरे वृक्ष को ना काटें, ना किसी को काटने दें, गंदे जल को पदार्थों को नदियों में ना डालें, पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें। बहुत कम कर सकते हैं ऐसा। और हम और भी लिख सकते हैं शायद। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हो गए, हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आ गए। अब आपका अनुच्छेद लिखना है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 3 में से कोई एक करना है, हम तीनों पढ़ेंगे और पूरा नहीं मैं पढ़ूंगी, आपको बस आइडिया दे दूँगी कैसे, क्योंकि लाइन्स आपको लिखनी है और आपको हर एक लाइन को पढ़ना ज़रूरी है। लोकतंत्र में मीडिया का उत्तरदायित्व, आपको भूमिका, मीडिया का प्रमुख, लोकतंत्र में मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है और आगे बढ़ने की होड़ में कैसे भटकता मीडिया। तो यानी मतलब मीडिया क्या कर रहा है कि बस हमारा चैनल सबसे अच्छा हो जाए, हमारा चैनल सबसे ऊपर आए, हमारे चैनल की टीआरपी सबसे अच्छी हो, तो वो कुछ भी गलत अगर, क्योंकि लोगों को कलेश देखने में बहुत मज़ा आता है। जैसे बिग बॉस देखते हैं लोग, तो बिग बॉस में क्या होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई देखने में बहुत लोगों को मज़ा आता है। तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल भी ऐसे ही करते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ को फैलाते हैं। नेगेटिव न्यूज़, कलेश या लड़ाई सब देखने में बहुत मज़ा आता है लोगों को, तो ये वो देखते हैं। तो हम इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आपको पॉइंट्स पता हो, आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, तो आप कुछ भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं, लोकतंत्र जनहितकारी तथा न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र को संपूर्ण विश्व में संस्थापित करने के लिए मीडिया ने बहुत, यानी लोगों द्वारा शासन में कैसे हुआ, क्योंकि हर कब किसी एक शहर में, वहाँ फ्रांस में सबसे पहले हुआ, तो फ्रांस ने कैसे फैलाया, मीडिया से, मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, ऐसे ही फैला ना कि हम लोकतंत्र हैं तो आप भी लोकतंत्र हो जाए, कि पूरी दुनिया लोगों द्वारा शासन हो, किसी कोई डिक्टेटर वगैरह ना हो। ईमानदार और निष्पक्ष मीडिया ही लोकतंत्र का आधार होता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि ये सहयोग देती है। अगर कुछ भी किसी नेता ने गलत करा, ये बता देगी, तो ऐसे ही होता है। तो मीडिया के 2 रूप होते हैं, आपको पता है, एक प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर, ईमेल नहीं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी वगैरह। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब शामिल है। मीडिया को अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, इसलिए मीडिया का भी उत्तरदायित्व है कि वह किसी घटना या समाचार को सही तरीके से जनता के समक्ष करे। मीडिया का भयमुक्त होकर कार्य करना अत्यंत आवश्यकता है, यानी किसी से डरे ना, किसी नेता से कि वो हमें कुछ कर देगा, मार देगा, कुछ भी, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा लिखवाएं तो वो अगर ताकतवर है तो वो पैसे देके कुछ भी करवा सकता है, मरवा भी सकता है। तो यही सब आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है योग और छात्र जीवन। योग और छात्र जीवन में हम कह सकते हैं योग कैसे, यानी योगा वगैरह,
योग भारतीय संस्कृति का एक मूलाधार है। छात्र जीवन में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। योग का मतलब क्या होता है? मिलान या जोड़ना। योग अभ्यास द्वारा व्यक्ति को मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, उनके आत्मा से मिलन कराने में समर्थ हो जाता है। योग और खेल को ऊर्जावान रखते हैं और उन्हें जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं। सुबह सुबह योग का नियमित अभ्यास हमें शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर रखता है। तो यही सब हमें इंपॉर्टेंस और अच्छी बातें ही लिखनी होती ज़्यादातर। नेक्स्ट है विपटी कसौटी जे कसे ते ही साची उम्मीद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी आया था। तो विपटी मतलब जो हमारी प्रॉब्लम में हमारा साथ देते हैं वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये आपका सीधा साधा मतलब है। अब मित्र कैसा होगा वो आपको अच्छे से लिखना है, उसकी मित्र के गुण, सच्चे मित्र की पहचान, और इसमें आप बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, वो आप लिख सकते हैं। और स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, मित्रता एक पवित्र भावना है। मित्रता पग पग में जीवन में रहती है। एक ऐसा ही रिश्ता होता है जो खून का नहीं होता पर सबसे ज़्यादा हमारा साथ देता है। बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसमें आपको पत्र लिखना है। अपने पिताजी को पत्र लिखिए। आप छात्रावास में रहने वाले मनीषा हैं। शैक्षिक यात्रा यानी पढ़ाई के लिए आपको जाना है और आपको पैसे चाहिए, तो ये आपको लिखना है। मैंने जितने सैम्पल बताए मैंने सारे स्टेप बताए हैं। पहले एड्रेस, फिर न्यू दिल्ली, फिर डेट, फिर आपका पापा या किसी को भी लिखना है तो उन्हें प्रणाम करेंगे, सादर चरण प्रश्न। और जो भी टॉपिक है उससे जुड़ा 1-2 लाइन और लिख दो। जैसे मैंने आप अगर पापा को लिखना है, क्योंकि ये हमारा वैसा हो जाएगा ना, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा, तो इसमें उनके हालचाल पूछिए। आप कुशल मंगल हैं, यहाँ भी सब कुशल मंगल हैं। मेरी परीक्षा ख़त्म होने वाली है और फिर हम सप्ताह के लिए शैक्षिक भ्रमण यानी पिकनिक पे जा रहे हैं। सभी कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब आपको लिख देना है। देन आपके आज्ञाकारी पुत्री मनीष या मनीषा, जो भी आप लड़का या लड़की लिख रहे हैं। फिर इसका अथवा में आपका औपचारिक पत्र में आता है, वन विभाग द्वारा लगाए हुए आपको वृक्ष जो है सूखते जा रहे हैं और इसका समस्या की ओर आपको ध्यान आकर्षित करते हुए प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। दैनिक समाचार पत्र में नहीं लिखना, आपको संपादक को पत्र लिखना है कि वो भी आपकी ये न्यूज़ छपाए और ये प्रॉब्लम बताए। तो औपचारिक पत्र का एड्रेस, पहले एड्रेस होता है, डेट होता है, फिर संपादक का एड्रेस, देन विषय, महोदय, और जो प्रॉब्लम है वो बता दो और कहाँ पे प्रॉब्लम है। आप ये लिख सकते हैं कि मैं GD कॉलोनी की रहने वाली जो हूँ, यहाँ पे वन जो है वो सारे सूख रहे हैं, कुछ इस टाइप आप लिख सकते हैं। एंड ये आपका जस्ट लाइक मैं पढ़ के जाती हूँ, आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र में माध्यम में वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसमें स्ववृत्त लिखना है। तो स्ववृत्त आपको पता है एकदम हमारा पत्र जैसा ही होता है। पहले हमें पूरा पत्र लिखना होता है और जिस चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे आपको गणित शिक्षक के लिए बोला गया है, यहाँ पे गणित शिक्षक का पद लिखते हैं, आपको आवेदन और बायोडाटा लिखना है। तो आपको अपनी बतानी है गणित शिक्षक यानी मैथ्स का टीचर क्या क्या इंपॉर्टेंस रखेगा। उसने 10वीं CBSE से करी है, 12वीं CBSE से करी है, कितने नंबर आए हैं, 10वीं में गणित में कितने आए हैं और क्या क्या कर सकता है। एंड ये सब तो ज़रूरी लिखना होता है। नाम, पता, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन, ईमेल, सब कुछ ये सब तो लिखना ही होता है। और क्या क्या करा है, कंप्यूटर का और अंग्रेज़ी का ज्ञान है, और जो भी आपको मैथ्स टीचर को क्या क्या आना चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा अभी आपको अभी बोर्ड एग्ज़ाम ही देना है। आपको कोई चेक नहीं कर रहा कि यस ये अच्छा लिखा है तो ये नंबर मिलेंगे या फिर इसी को मैं जॉब लगाने दे रहा हूँ। आप जब जॉब में जाएंगे तब आपको अपनी स्किल्स लिखनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको क्षमा मांगनी है, ईमेल लिखना है। शरारत करते हुए आपने फर्नीचर तोड़ डाला है, आपको प्रधानाचार्य को ईमेल लिखना है। ईमेल का फॉर्मेट पता है, फ्रॉम भी लिखना होता है। यहाँ पे टू ही लिखा है। फ्रॉम आपका जो ईमेल एड्रेस रहता है, जस्ट लाइक मेरा ईमेल एड्रेस है AG@, जो आपको मैं कुछ भी जस्ट लाइक आपका कोई भी नाम है और @gmail.com लगा दो। फिर CC यानी कार्बन कॉपी होती है। ये CC सेम जो ऊपर वाला लिखा है ना, सेम वही उतार के या दूसरा कोई आप ईमेल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके कार्बन कॉपी हमने स्कूल में भी भिजवाई है। एक प्रिंसिपल को पर्सनली भी लिख दिया, स्कूल में भिजवाई है कि वो उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। सब्जेक्ट लिखना होता है, बाकी जो फॉर्मेट होता है वो पत्र का ही फॉर्मेट होता है। बस क्या करना होता है, जितना पत्र हम पूरा इंट्रोडक्शन और आपका जो आपका बेस होता है और फिर कंक्लूज़न लाइन भी लिखते हैं ना पत्र में, वैसा नहीं करना होता है। हमें ज़्यादा नंबर में नहीं लिखना होता है, हमें बस 50 वर्ड में ही कंप्लीट करना होता है, 50 या 40 वर्ड में। नेक्स्ट 60 शब्दों में आपका
विज्ञापन लिखना है तो विज्ञापन किस चीज़ के लिए है? हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री, यानी जो हाथ से बनी हुई वस्तु होती है ना, उनकी बिक्री के लिए है। तो आप कुछ हाथ से बनी वस्तु बना सकते हैं, आकर्षक प्रदर्शनी, एड्रेस लिख सकते हैं, कितने ही रुपए के हैं, हर चीज़, अपना नंबर लिख सकते हैं, क्या क्या है हाथ से बना है, मोमबत्ती है, सजावटी सामान है, पेंटिंग्स है, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अथवा में है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन लिखना है आपको। संदेश, आप नीता या नवनीत हैं, माता जी की आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इसकी सूचना आपको अपनी बहन को देना है। अब समझ लो फ़ोन नहीं है आपके पास, तो कैसे बताना तो पड़ेगा ही ना। तो आप कैसे बताएंगे? संदेश लिख देंगे। संदेश कितना होगा? छोटा सा होगा। और हम प्रॉब्लम में हैं तो जस्ट संदेश। अगर अच्छा होता तो शुभ संदेश लिखते, पर यहाँ तो बुरी प्रॉब्लम है ना, तो संदेश लिखेंगे, एड्रेस, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और लिख देंगे प्रिय निवेदिता, कोई भी अपनी बहन का जो भी नाम है। आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें सांस लेने में कठिनाई, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो उन्हें हो रही है, और 10-20 पर उन्हें हम नर्सिंग होम लेके आए हैं। डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है, अगर तो तुम्हारे पास समय है तो तुम निकाल के आना, मम्मी की देखभाल करना, मैं भली भांति कर रहा हूँ, अब अधिक चिंता मत होना, और आ सकती हो तो आ जाना। कुछ भी इस टाइप में हम लिख सकते हैं ना, जैसे हम फ़ोन पे बोलते हैं कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के और थोड़ा फॉर्मल वे में आपको लिखना है। अब मैं आई गेस विज्ञापन, ज़्यादातर बच्चे विज्ञापन करते हैं क्योंकि एक पिक्चर बनाने होते हैं और ज़्यादा वर्ड्स में लिखना नहीं होता, और बेचना तो सबको आता है। कोई भी एडवर्टाइज़, अगर साबुन बेचना है तो हम साबुन बेच सकते हैं क्योंकि हमने ऐड बहुत सारी देखी होती हैं। तो संदेश भी ईजी होता है और आपका विज्ञापन भी ईजी होता है। जो भी आपको ज़्यादा ईजी लगता है आप वो करिए। यहाँ पे हमारा जो है पैसेज जो है कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।